अब नए सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेस्निक हॉलीडे फॉर द पीपल who have passed class 11th and especially for the people who are going to take their mains or an advanced examination along with the NEET examination. ये इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये रेस्निक हॉलीडे का एक चैप्टर, यहीं से आपका क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस शुरू होता है। केवल सीबीएसई बोर्ड ही नहीं, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, लगभग सभी जगह पे यहीं से शुरू होता है, इलेक्ट्रिसिटी से। एक ये सवाल दिया हुआ है कि कि अगर आप अंधेरे में देखिए आप 15 मिनट तक, और आपकी आंखें अगर अभ्यस्त हो जाए उसको देखते देखते, तो और उसी में आपका कोई फ्रेंड है वो अगर च्युइंगम खा रहा है, तो उसको आपको एक स्पार्किंग दिखाई पड़ेगी जब जब वो च्युइंगम चबाएगा। या आप अगर ऐसा नहीं चाहते कि वो तेज तेज चबाए, तो आप दूसरा एक ये कर सकते हैं, आप इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए और उसके बीच में आप ये पोलो टाइप की जो कैंडी होती है उसको आपने रख दिया, तो इसको अगर आप क्रश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये स्पार्किंग दिखाई पड़ती है। वाई, ऐसा क्यों होता है, इसे क्या कारण है, इसके लिए हम लोग इस चैप्टर के बाद में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको आंसर आता है इसका, तो देन देयर इज नो नीड टू गो थ्रू विद द चैप्टर। इसका मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेस्निक हॉलीडे में कोई भी चैप्टर शुरू होने के पहले सबसे पहले वो एक प्रॉब्लम देते हैं कि अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो यू डोंट रिक्वायर एनी फर्दर थिंग जिसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़े। आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल करिए, डायरेक्ट एक्सरसाइज करिए, इसका मतलब आपको अंदर की चीजें मालूम। लेकिन लग रहा है कि आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है, इसलिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा इस पूरे सेशन का। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें आपके सवाल सही होने लगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको मालूम है क्या होते हैं, आपने क्लास 9 से पढ़ा था। दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव डज नॉट मीन दैट इट इज हैविंग समथिंग एक्स्ट्रा एंड निगेटिव डज नॉट मीन दैट इट इज लैकिंग समथिंग। जो भी पूरे ट्रांजेक्शन होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन के थ्रू होते हैं। अगर किसी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और किसी पे इलेक्ट्रॉन अगर कम होते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इतना तो आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा इंटर में आते आते एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक, तो जो भी चीजें चेंज होनी होती हैं किसी भी सेम सेम एलिमेंट में, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन ही एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में कूदते रहते हैं, तो उसकी वजह से ही सब सारे फिनोमेना होते हैं। कि अगर सेंटर से मतलब न्यूक्लियस से अगर चार्ज बदल जाएगा तो एलिमेंट ही बदल जाएगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बन जाएगी, नाइट्रोजन का कुछ भी होने लगेगा अगर अंदर का चार्जेस में अगर चेंजेस हुए तो। ठीक, तो पॉजिटिव निगेटिव दो तरह के चार्जेस होते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो फोर्सेस पढ़ा था 11th में, दैट वाज द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट वाज ओनली अट्रैक्टिंग फोर्स। अब की बार जो फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये अट्रैक्टिंग भी है और रिपेलिंग भी है। सेम चार्जेस रहेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस रहेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे दो लोग हैं, दोनों के पास स्कूटी है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि एक दूसरे की जरूरत नहीं रह गई। लेकिन अगर किसी के पास स्कूटी नहीं है, दूसरे के पास स्कूटी है, तो उन दोनों के अपने आप बॉन्डिंग बनने लगेगी, क्योंकि उसको भी पीछे बैठने वाला एक मिल जाएगा और चलाने वालों को भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल जाएगा। एक से भले दो हो जाएंगे। वैसे भी एक और एक 11 होता है, याद रखिएगा। जैसे दो और दो 5 होता है और एक और एक 11 होता है। अब यही नॉर्मल मैथमेटिक्स है, क्वांटम भी आ गया है, और पुरानी ट्रेडिशनल चीजें जो आप लोग पढ़ा करते थे उससे अब काम नहीं चलेगा। और अभी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस में जो मीटिंग हुई है उसमें पूरी दुनिया भर में एजुकेशन पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन उठा दिए गए। ये हो क्या रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन, क्या लगता है एजुकेशन का पर्पस क्या होगा? श्योर, और की मुस्कुराहट में सारे आंसर छुपे रहते हैं और किसी और को मालूम नहीं है। इस सवाल का जवाब भी अब चैप्टर के अंत में देंगे कि भी देंगे? श्योर, हाँ?
अंत में देगा। अच्छा, तो चार्जेस विद द सेम इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो रिपेल करेंगे और अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। जो यूनिट होगी वो कूलाम की होगी। ये आपके सामने कुछ फिगर्स हैं, ये ग्लास है, ये ग्लास है, सेम चार्जेस हैं, रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस है, ग्लास और प्लास्टिक है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। कंडक्टर है, इंसुलेटर्स, आप लोग 2025 में है, आप लोग के लिए ये सारे वर्ड्स कोई नए नहीं है। कंडक्टर मतलब जो चीज कंडक्ट करता है, इंसुलेटर मतलब जिससे चीजें ना हो पाती हो। बाकी सेमी कंडक्टर ये आप लोग को मालूम ही है, मॉडर्न टाइम्स के है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी चीजें, चिप, सब कुछ मामला आपका सेमी कंडक्टर बेस है। इसी पे आपका मोबाइल चलता है, जहां से आप लोग बर्बाद होते हैं। इसी सेमीकंडक्टर से आपकी बाइक चलती है। जो जो चीजें जहां से आपकी जिंदगी चौपट होती है, मोबाइल है, बाइक है, लैपटॉप है, वो सब चीजें आपको जो बर्बाद कर देती हैं, वो सब सेमीकंडक्टर बेस है। उसके अच्छे यूज भी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अच्छे यूज होने के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, गेम खेलना बंद करना पड़ेगा और इंस्टा पे नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन और दूसरी चीज इसके लिए बात कर रहे हैं, यह दैट इज सुपर कंप्यूटर। सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की चीज होती है। कंडक्टर मतलब जहां से लाइट पास हो जाती है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लोहा हो गया जिससे करंट लगता है। और जहां से लाइट ना पास होती है, जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, वो सब इंसुलेटर हो गया, नॉन कंडक्टर हो गया। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। लकड़ी है या रबड़ है, ये सब नॉन कंडक्टर हो जाएगा। और सेमी कंडक्टर जो इन दोनों के बीच की चीज होती है, तो ना तो वो लोहे जैसा कंडक्ट करता है और ना ही लकड़ी जैसा नहीं कंडक्ट करता, दोनों के बीच में करता है, कंट्रोल करता है, बहुत ही कंट्रोल। सुपर कंप्यूटर जो है ये इसी को ले देकर सारा काम हो जाए। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक नया एलिमेंट भी बना लिया है, मैं जो आना करके, तो आपके जो कंप्यूटर्स है बहुत ज्यादा फास्ट अब हो जाएंगे, वो सब क्वांटम उस पर काम करेंगे। और देखिए कब तक आप लोग को प्रैक्टिकली हो जाएगा, तो उससे आपके सारी जो भी कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे। वो आज की डेट में जितने भी हो रहे हैं उससे समझिए कि मतलब मिलियन टाइम ज्यादा तेज होने लगेंगे सारे कैलकुलेशन, और बहुत सारे जो काम अभी नहीं हो पाते वो सब उससे होने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें एनर्जी लॉसेस नहीं होते। बट द प्रॉब्लम विद द सुपर कंप्यूटर इज कि ये 0 डिग्री पर ही काम करता है, 0 केल्विन पे। तो जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी उतना ही उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। और आपको लेके आना है कम से कम, आपको 290 तक, 300 तक लेके कम से कम आना पड़ेगा, 300 केल्विन तक। उसी के लिए पूरी वो हो रही है, लेकिन तब भी काफी हद तक मिल गया है। रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस इज नॉट जस्ट स्मॉल, इट इज प्रिसाइसली 0, जो हमसे बात कर रहे हैं सुपर कंडक्टर में। तो कोई एनर्जी नहीं लॉस है, इज नो एनर्जी लॉस। अगर कोई करंट आ गया सुपर कंडक्टर रिंग में तो वो हमेशा बना रहेगा, उतना ही करंट आपका पूरा काम कर देगा, क्योंकि एनर्जी लॉस हो नहीं रहा है। कोई कोई बैटरी और दूसरे किसी सोर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा हो गया, अपना सुपर कंडक्टर आपका आ गया है, बिजली बिल 0, हर चीज, कोई आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी है। उतना बड़ा इंजन जो रेलवे का लगता है उसे कोई जरूरत ही नहीं, प्लेन के इंजन के लिए किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। चलिए वो सब आने वाले दिन। ये चेक पॉइंट 1 रेसनिक में जो फिगर है वो शोर है, 5 पेयर्स ABCD दिखाई दे रहे हैं, आर चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स। और C जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट है, C जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये C है, और कौन सा C है, एक ही C है, ये क्या है, ये पता नहीं क्या है। The electricity between the pairs of plates are shown for three of the for the remaining 2 pairs. Do the plates repel or attract each other? ठीक है, तो C न्यूट्रल है और A जो है, हाँ, ये भी C ही है ना। तो आपको C और ये वाला, ये को थर्ड और फिफ्थ आपको बताना है कि इस पे क्या होना है।
ये फोर्सेस कैसे होंगे। ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि वो एक दूसरे के वो अपोजिट चार्जेस है, और ये ए और डी जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर सेम चार्जेस है। तो ए एंड डी जो है द सेम चार्जेस, ए को हम लोग प्लस मान लेते हैं, ठीक, तो बी ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है, तो प्लस को हम लोग प्लस कर देते हैं, बी निगेटिव हो गया, ए प्लस हो गया, ए फिर प्लस हो गया, क्योंकि डी रिपेल हो रहा है इसलिए डी हम लोगों का डी भी प्लस हो गया, बी निगेटिव था और डी हम लोग का क्या था, डी के बारे में कोई कोई आइडिया हम लोगों को। हाँ, डी प्लस हम लोग पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, डी डी प्लस हो गया, ठीक है। तो ये निगेटिव है और डी हम लोग का प्लस होना है, तो जब निगेटिव और प्लस हो गया तो ये एक दूसरे को अब ये अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लग गया। सी न्यूट्रल था, सी इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉपर प्लेट, तो सी अगर न्यूट्रल कॉपर प्लेट है तो ए जो है इसके ऊपर कुछ इफेक्ट क्रिएट कर देगा, इंडक्शन इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, उसकी वजह से ये जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ प्लस आएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली निगेटिव चार्जेस आना शुरू हो जाएंगे। तो डी आपका प्लस ही है, तो जो ए और सी के बीच में होना है वही डी और सी के बीच में भी होना है, तो यहाँ भी एक दूसरे के ऊपर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगना शुरू होगा, क्लियर। कूलाम्स लॉ, जैसे न्यूटन हुआ करते थे ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक वही इंपॉर्टेंस कूलाम्स की है इलेक्ट्रिसिटी में। ये भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है और ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स रूट है, ठीक। एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, क्लियर। तो जितनी ज्यादा दूरी हम लोग बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतना कम होता जाएगा। इसमें कोई खास बात तो नहीं, ये आपने देखा ही हुआ है, एफ बराबर जी इंटू M1 M2, ये चार्ल्स अगस्टस कूलाम है, 1785, ठीक। 1785 में आपके यहाँ क्या हो रहा था, वर्ल्ड में क्या हो रहा था, इस पूरी चीज को आप समझिए। अमेरिका आजाद हो चुका था 1776 में, ठीक। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी नहीं हुआ है, होने जा रहा है 1789 में, लेकिन फ्रांस में भी स्थितियां गड़बड़ाई हुई हैं, वहां भी ऐसी ही बना हुआ है। और इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में मराठा खत्म हो चुके हैं, एंग्लो मैसूर वॉर जैसी चीजें चल रही हैं, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, ठीक। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, ये हैदर अली का पीरियड है और पूरा कंसंट्रेशन जो है वो साउथ इंडिया की तरफ हो गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहां पे लोग पावर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बाद से इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म्स शुरू होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कहते हैं, पुलिस आएगी, थाना सिस्टम आएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, और उस टाइम पे किसी दुनिया में के किसी कोने में गुलाम्स लॉ निकाला जा रहा था। तो जिन्होंने उस टाइम पे काम किया उनकी जनरेशन इस समय ठीक स्थितियों में है। चार्ल्स ऑगस्टिन गुलाम, ये एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे 1/4πε0, इसकी वैल्यू 8.99 इंटू 10⁹ होती है, जिसको हम लोग 10⁹9 9 इंटू 10⁹9 हम लोग अपने कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 8.99 होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, ये यूनिट आप लोग यहां से कर सकते हैं, न्यूटन है इधर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया है, मीटर स्क्वायर इधर चला गया, कूलाम्ब स्क्वायर नीचे आ गया। तो याद नहीं करना है, अपने आप चीजें मैनेज हो जाती हैं।
एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल है। हम लोग ऐसी अजीब सी यूनिट क्यों ले रहे हैं कांस्टेंट में, जबकि न्यूटन के टाइम पे हम लोगों ने एक फिक्स वैल्यू ले ली थी, सिर्फ जी रखा था हम लोग ने। तो यहाँ भी हम लोग के की सीधी वैल्यू हम लोग रख सकते थे, 9 × 10⁻⁹। तो हम लोग को 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो रखने की क्या जरूरत हम लोग को पड़ गई यहाँ पर। ये खास वजह है इसकी, जो हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो हम लोग को इसकी वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो हम लोगों का चार्ज, बैटरी एनर्जी स्टोर करने के काम आएगा। कैपेसिटेंस मींस कि हम लोग उसकी कितनी कैपेसिटी है जिसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं। तो एनर्जी स्टोर ही, उसी से बैटरी बनेगी। तो हमारे लिए एप्सिलॉन जीरो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वहां पे सारा काम एप्सिलॉन जीरो से होगा। इसलिए हम दोनों 4 पाई एप्सिलॉन जीरो में रखा है। और ये परमिटिविटी कांस्टेंट है कि किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कितनी परमिशन है। एंड दिस विल कीप ऑन चेंजिंग अमॉन द मीडियम। ये जैसे कि अगर वाटर में लेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 1/80 हो जाएगी ए की वैल्यू। पानी के अंदर आपका इलेक्ट्रिक जो फोर्सेस है दो चार्जेस के बीच में, वो कम लगेगा, क्योंकि वहां पे जो हम लोग का के की वैल्यू है वो आपकी k/80 हो जाएगी। उसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के। ये के, ये दोनों के में फर्क है। ये बड़ा के है, छोटा के है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं, दो के बीच का होता है। के की वैल्यू वाटर के लिए 80 हो जाती है, इसीलिए k/80 लिखा हुआ है। फोर्सेस है, फोर्सेस कहीं भी होंगे तो वो वेक्टर ही होंगे, तो वेक्टरली ही ऐड होंगे फोर्सेस। क्लियर? फोर्सेस वेक्टरली ही ऐड होंगे। और इधर है ये करंट भी डिफाइन करी है इन्होंने, डी क्यू बराबर आई डी टी। 1 coulomb is the amount of charges that is transferred through the cross section of a wire in 1 second when there is a current of 1 ampere in the wire। अगर वायर में 1 एम्पियर की करंट अगर बह रही है तो 1 सेकंड में जितने चार्जेस पास होंगे उसको हम लोग 1 कूलाम्ब बोलेंगे। क्लियर? किसी वायर से अगर 1 एम्पियर की करंट अगर फ्लो कर रही है तो 1 सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो करेंगे उसको हम लोग 1 कूलाम्ब बोलेंगे। Q बराबर I इंटू टी, या I बराबर Q/T है। ये दूसरा चेक पॉइंट, द फिगर शोज 2 प्रोटॉन, सिंबल P से है, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सिस पे है। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सेंट्रल प्रोटॉन। इस वाले प्रोटॉन पे पूछा है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के ऊपर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सेंट्रल प्रोटॉन ड्यू टू द अदर प्रोटॉन, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो भी इसी तरफ होगा। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सेंट्रल प्रोटॉन, टोटल कितना होगा, तो टोटल भी इसी तरफ होगा। अमाउंट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट कर लीजिए। डिस्टेंस तो दिया नहीं है बीच में, अगर डिस्टेंस दिया नहीं तो आप कितना मैग्नीट्यूड है वो आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2/r²। तो जब r आपको मालूम ही नहीं है तो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू मालूम है, Q1 Q2 मालूम है, दोनों के पास सेम चार्जेस है।
Check point 3. The figure here shows three arrangement of an electron and two protons. Rank the arrangement according to the magnitude of the net electrostatic force on the electron due to the proton largest first. तीन केसेस दिए हैं और दो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। आपको बताना यह है कि सबसे ज्यादा फोर्स किस स्थिति में लगेगा इलेक्ट्रॉन की। रैंक द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। इस पे कितना लगेगा, इस पे कितना लगेगा, इस पे कितना लगेगा। इस पे ये डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो भी हम लोग कंडीशन वन हम लोग ले रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगना है। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्ज के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये इसके ऊपर इधर के फोर्स लगा, इसकी वजह से भी इधर ही फोर्स लगा, तो ये दोनों फोर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक, दूरियां सेम दी हुई हैं, तो जो डी दूरी की वजह से हम लोग जो फोर्स है उसको हम लोग F1 मान लेते हैं और इसकी वजह से हम लोग F2 मान लेते हैं, तो टोटल फोर्स लगा F1 प्लस F2। केस नंबर 1 पे। केस नंबर 2 पे क्या है, जब ये वाली सिचुएशन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, एक बार स्मॉल डी दूरी है, दूसरी तरफ कैपिटल डी दूरी, ये इलेक्ट्रॉन है। अब की बार भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। अस्तित्व कौन सा फोर्स बड़ा होगा? जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है वो हम लोग ने F1 ले लिया है, जो स्मॉल डी है, और कैपिटल डी हम लोग ने F2 ले लिया है। तो विच वन किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, F1 माइनस F2। ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि जो फोर्स जो हम लोग का लगता है वो हाँ डिस्टेंस के हिसाब से उसके जो रिलेशन है वो ये होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा। थर्ड केस में इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगा, इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगा। ठीक, तो अब इधर वाला फोर्स है F2 है, इधर वाला फोर्स F1 है, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा आपका? ये आपने इसको आपने कंप्लीट कर दिया और रिजल्टेंट फोर्स आपका ये लग गया। ठीक, ये फोर्स कितना होगा? ये हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो सबसे बड़ा फिगर इसमें से कौन सा है? ये है, फिर ये है, फिर ये है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे बड़ा F1 प्लस F2 होगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर उन दोनों के बीच का होगा, और F1 माइनस F2 सबसे छोटा होगा। In situation C, is the angle between the net force on the electron and the line labeled D less than or more than 45 degree? In situation C, is the angle between the net force on the electron and the line labeled D, line labeled small d, स्मॉल डी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ये फोर्स लग रहा है, ये एंगल 45 डिग्री से कम होगा कि ज्यादा होगा? बताएं, एंगल 45 डिग्री से कम है कि ज्यादा है? अगर ऐसे करके ग्राफ है, ये एंगल बड़ा है कि ये एंगल बड़ा है? ये एंगल थीटा 1 है, ये एंगल थीटा 2 है। थीटा 1 बड़ा है, थीटा 2 छोटा है, तो 45 डिग्री से छोटा होगा ये। दोनों बराबर होते तो 45 डिग्री होते। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटम की बात शुरू हो गई, दुनिया ही क्वांटम से रिलेटेड चल रही है आप लोगों की। और क्वांटम मतलब होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्वांटाइज्ड है।
ये क्वांटम नहीं, क्वांटाइज है यहाँ पे कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3.25 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे भाई? 12 स्टूडेंट होंगे, 20 स्टूडेंट होंगे, 22.5 स्टूडेंट तो होंगे नहीं कि 54 स्टूडेंट होंगे। 54 स्टूडेंट आए हैं, एक जने 1/4 आए हैं। ठीक है, तो यही बात उन्होंने लिखी है कि चार्ज चार्ज जो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा और उसी रेशियो में आपको मिलेगा। ये सबसे छोटा चार्ज है जो मिलता है हम लोगों को इंडिपेंडेंट स्टेज में। अदरवाइज इससे भी छोटा चार्ज हम लोग को QI3 मिलता है जब हम लोग क्वार्क में बात करते हैं, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनते हैं। तो वो क्वार्क होता है, वो उसमें E/3 उसमें चार्जेस होता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका उसका 1/3 होता है या 2E/3 होता है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट स्टेज में नहीं मिलता है, ये क्वार्क में मिलता है और 3 क्वार्क मिलकर के एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। कभी हम लोग एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे तब हम लोग बात करेंगे। लास्ट में आएगा। इनिशियली ये चेक पॉइंट 4 है। इनिशियली sphere A has a charge of this and the sphere B has a charge of this. The spheres are made of conducting material and are identical in size. If the spheres then touch, what is the resulting charge on sphere A? जब दोनों चार्जेस को मिलाया जाएगा, दोनों स्फीयर्स को, और जो कंडक्टिव मटेरियल के होंगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो -50 इनके ऊपर है, 20 इसके ऊपर है, तो कुल चार्ज कितना हुआ? -30 हुआ। तो जो दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, -15 -15। ठीक है, -50 +20 -30, और दोनों में बराबर बराबर होना है तो -30/2 और हर एक में ई हम लोग का कॉमन है, इंटू ई तो -15 ई हो गया, इतना चार्ज हो गया। क्लियर? चार्ज इज कंजर्व्ड। ना तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है और ना ही चार्ज लॉस होगा। तो क्या क्या चीजें कंजर्व्ड हैं आपके इस जिंदगी में, या कहते हैं नेचर में, या कहते हैं यूनिवर्स में, क्या क्या चीजें कंजर्व्ड है? एक तो आपने बताया एनर्जी, दूसरा चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरी चीज बताइए जस्ट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक आदमी ने बोला मास, अस्तित्व ने। एनर्जी और मास सेम चीज है, आइंस्टीन बता चुके हैं आपको। एनर्जी और मास तो सेम ही चीज है ना, यही तो आपकी पूरी थ्योरी है। स्टार्ट यहीं से होता है, जब कुछ नहीं था। आपके वेदों में भी लिखा हुआ है, कभी सीरियल पढ़ लीजिए, वो सीरियल देख लीजिएगा। हाँ, वेदों में चीजें ठीक है, अगर ठीक आदमियों के हाथ में है तो ठीक इंटरप्रिटेशन होते हैं। जो श्याम बेनेगल ने बनाया था भारत एक खोज, तो उसमें है कि जब कुछ भी नहीं था तब क्या था, तब एनर्जी थी, सब चीजें। उसी एनर्जी से सारा मास बना, पूरा विश्व बन गया। तो कितनी एनर्जी रही होगी? क्लियर? तो वो तो एनर्जी की बात हो रही है। फिर एक और चीज क्या है पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जहां से चीजें बनती हैं, जहां पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, न जाने कितनी बार हम बता चुके हैं। और लास्ट हमारे जितनी भी वीडियो है उठा के देख लीजिएगा, आप लोग 9th क्लास से शुरू करते हैं। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। नया मोमेंटम नहीं क्रिएट कर सकते, जितना क्रिएट करेंगे उतना ही बैकवर्ड होगा। तो तो ये देखिए, हम्म, तो चार्जेस कंजर्व है और मोमेंटम कंजर्व है, लीनियर मोमेंटम भी और रेगुलर मोमेंटम भी। दे ओबे है कंजर्वेशन लॉ। ये बात आपको समझ में आई है?
ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कही थी सबसे पहले। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि ये कौन थे। इतना मान के चला जाता है किनका, तो ये रेडियो एक्टिव डिके से जो चीजें निकल जाती हैं, यूरेनियम 238 से निकल गई, तो उसमें से जो निकलता है वो एक अलग, वो अल्फा पार्टिकल अलग हो जाता है। अल्फा पार्टिकल तो जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हम्म। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में है, ये एनहिलिएशन है और ये पेयर प्रोडक्शन है। ये पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बराबर मास की दूसरी चीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। ये दोनों मिल करके दो गामा बना देता है और एक गामा छूट करके इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन बनाता है। यही चार्ज कंजर्वेशन है। When an electron whose charge is minus C and the anti-particle, the positron, positron is anti-particle, ठीक, undergo an annihilation process, तो दो, एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलता है तो क्या बन जाता है, पार्टिकल गायब हो जाता है। हाँ, गामा रेज बन जाएगा, सिर्फ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और उस वो जब एनर्जी गायब होगी तो दो पार्टिकल आ जाएगा, एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक। इसको बढ़िया से आप लोग समझ लीजिए, ये बड़ी जादुई चीज है। ये बात समझ में आ गई ना? ये हाईली एनर्जी लाइट में चेंज हो जाएगा गामा रेस। गामा रेस बहुत ही, मतलब ये कुछ भी कर देती है। लोहे की आपकी पूरी दीवार है उसको भी, उसमें से भी निकल जाएगी, आपके शरीर के आर पार निकल जाएगी, छेद कर देगी। गामा रेस सबसे खतरनाक रेस मानी जाती है। तो वही वो पार्टिकल ही पूरा गायब कर देती है और दो पार्टिकल मिलके बन जाता है। अल्फा बीटा गामा रेस पढ़ा होगा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? 10th में रहा होगा थोड़ा बहुत। अभी इंटर में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और पीएल प्रोडक्शन जो कन्वर्स ऑफ एनिहिलिएशन है, ये यहां भी चार्जेस ऑल्सो कंसर्न। जब गामा रे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में जब बदलती है तो एनर्जी गैप हो जाती है, ये निकल जाता है। और ये जो पेयर प्रोडक्शन इवेंट है, ये कहाँ होता है? दैट अकॉर्डिंग बबल चैम्बर। A gamma ray entered into the chamber from the bottom and at one point transferred into an electron and a positron. क्योंकि अब ये दोनों नए पार्टिकल जो हैं वो चार्ज हैं और मूव कर रहे हैं। ईच लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ टिनी बबल्स, छोटे छोटे बबल्स छोड़ रहा है। ट्रेल्स वर कर्व्ड बिकॉज अ मैग्नेटिक फील्ड हैड बीन सेट अप इन द चैम्बर। और चैम्बर में मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने सेटअप कर दिया था, जिसकी वजह से वो ट्रेल जो थी वो कर्व हो गई थी। गामा रे बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लेफ्ट नो ट्रेल। और गामा रे कोई ट्रेल नहीं छोड़ रही थी, लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं, ये छोड़ दी है। स्टिल यू कैन टेल एग्जैक्टली वेयर इट अंडरवेंट पेयर प्रोडक्शन एट द टिप ऑफ द कर्व्ड वी where the trails of the electron and positron begins। ये रही फोटोग्राफ। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। ये जो छोटे छोटे ये ट्रेल है, स्टार्टिंग में देखिए कुछ नहीं था, ठीक, तो सीधी जा रही थी। और जब पेयर प्रोडक्शन हो गया है, कन्वर्स ऑफ एनिलिएशन, तो ये दोनों कर्व बना रहे हैं, सीधा नहीं जा। ये आपके आगे हर जगह काम आएगा और पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी इसी पे बेस होगी, चाहे कहीं भी आप जाए। टू इक्वली चार्ज पार्टिकल्स हेल्ड इतने मीटर अपार्ट आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। The initial acceleration of the first particle is observed to be this
and that of the second to be this. If the mass of the first particle is this, what are the mass of the second particle and the magnitude of the charge of each particle? तो आप लोगों को जो जो चीजें दी हुई हैं, एक तो सबसे पहले कि दो पार्टिकल्स हैं, इन दोनों बीच की डिस्टेंस दी हुई है d, और इक्वली चार्ज है, तो दोनों के ऊपर क्यू चार्ज है। इनिशियल एक्सीलरेशन दिया, इसको पार्टिकल 1 मान लेते हैं, इसको पार्टिकल 2 मान लेते हैं। पार्टिकल 1 का इनिशियल एक्सीलरेशन दिया है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पार्टिकल 2 का दिया है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल दिया है 6.3 इंटू 10 टू द पावर -7, और इसका मास आपको नहीं मालूम है, और यही आपको निकालना है। सबसे पहले मास ऑफ द सेकंड पार्टिकल, दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, पहली बात तो। और जब इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा तो ये आपको m और a दिया हुआ है, तो टोटल फोर्स जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। और एक का जब एक्सीलरेशन दिया है तो इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को मास मिल जाएगा। तो 9 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, 7 9 जो 63, तो 7 7 जो 49, तो ये 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? और दूसरा पार्ट है कि उन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर कितना कितना चार्ज है, ये क्यू कितना है। तो क्यू निकालने के लिए हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे, जो फोर्स हम लोग को मालूम है, तो 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो डी हम लोगों को दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, यही दिया है ना। और जो फोर्स जो लग रहा है वो है 7 इंटू 6.3 इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं आप लोगों को? इसकी वैल्यू जो है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, तो ये नीचे चला गया, 9 नीचे रह गया, और 10 टू द पावर -9 जो है वो ऊपर आकर 10 टू द पावर 9 ऊपर आकर के -9 बन गया। अच्छा, 9 7 जा 63.7 हो गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है। तो क्यू स्क्वायर बराबर आपको कितना हो गया, ये 7 का स्क्वायर, एक हम लोग ने यहाँ पे ले लिया तो ये हम लोग का -2 हो गया, तो ये हम लोग का हो गया 32, हम लोग ने कर दिया इसको। 3.2 था, एक पॉइंट हम लोग ने हटाया था वहां से। हम्म, एक पॉइंट हम लोग 7 का उन्होंने हटाया था, और एक पॉइंट हम लोग ने ये हम लोग ने हटाया, तो हम लोग के 2 पॉइंट हम लोग के हट गए, 2 पॉइंट हट गए ना हम लोगों के। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर -2 और -3, तो हो गया -5। 3.2 पर -3 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी, सॉरी, दिस विल बी स्क्वायर। क्लियर? दिस विल बी स्क्वायर। तो ये उधर जाएगा तो हम लोग का पूरा हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -1, और ये 7 और 9 16 हो गया, 10 टू द पावर -16। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। ये 3.2 का स्क्वायर, और 10 टू द पावर -2 था, तो 10 टू द पावर -3 था, 10 टू द पावर -3 है ना ये? कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही हम लोगों को? 7 इंटू 6.3 इंटू 10 टू द पावर -7, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऊपर गया, गड़बड़ सा लग रहा है, इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। बेटा बाकी सब स्क्वायर, एक ये हम लोग का एक फंस रहा है, बाकी तो सवाल एकदम इजी सा हो गया है। हम लोग जब क्यू लेंगे तो उसका अंडर रूट ले लेंगे, क्यू क्यू बराबर, तो 7 हो गया,
ये 10 टू द पावर -8 हो गया, ये 10 टू द पावर -3 हो गया, ये 3.2 हो गया, ये 1/√10 और बच गया। ठीक, तो 1/√10 जो है वो हम लोग का 3.16 के तकरीबन लगभग आएगा। इस पे ज़्यादा ध्यान ध्यान दीजिए आप लोग, कैलकुलेशन का ये मेथड देख लीजिए। 1/10 था जिसको लेकर के दिक्कत थी, तो हम 1/10 लेके नीचे गए, उसको जब हमने रूट लिया तो 3.16 आया, और इन दोनों को अप्रोक्सीमेशन करते हुए हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर? तो हम लोग का आंसर खट से आ गया 7 इंटू 10 टू द पावर -11, 7 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम। क्लियर? कोई दिक्कत? कैलकुलेशन देखा आप लोगों ने? क्या अवस्थित, क्या कर क्या रहे हो तुम? हाँ, तो क्या हुआ? मतलब ये आपको समझ में आया, जो हमको 10 टू द पावर -1 आया था, तो हमने कहीं हमने स्क्वायर नहीं किया, वैसे ही हमने रहने दिया था, सब स्क्वायर ही सब लेते चले गए थे, स्क्वायर हमने बनाने की कोशिश किया था, और जो 1/10 हम लोग को सामने जो प्रॉब्लम थी, उसको हमने 1/√10 से 3.16 कर लिया था, जिससे हमने 3.2 को हमने कैंसिल किया। दूसरा सवाल है, a particle with charge q is fixed at each of the two opposite corners of a square, and a particle with charge q is placed at each of the other two corners. If the net electrostatic force on each particle with charge q is 0, what is the q in terms of q? Is there any value of q that make the net electrostatic force on each of the four particles 0? Explain. A particle with, ये एक स्क्वायर है, a particle with charge q is fixed at each of the two opposite corners, and a particle with charge small q is placed at the other two corners. If the net electrostatic force on each particle with charge q is 0, if the net electrostatic force on each particle with इस q पर net electrostatic force 0 है, इसका मतलब कि इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, और इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हम लोगों का इस तरफ लग रहा है। तो इस तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स हम लोग का इधर लगना चाहिए और इधर लगना चाहिए। तो इधर और इधर अगर हम लोग का फोर्स अगर लग रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो Q और -Q है, ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये माइनस है तो ये प्लस है। इन दोनों को सेम होना, इसलिए यहाँ पे रिपल्शन का था। इसके ऊपर जो लग रहा है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में हम लोगों ने डिजॉल्व किया, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, और ऑब्वियसली ये सारे एंगल्स में सब 45 डिग्री पे ही बनने होंगे, क्योंकि इक्वली हम लोग कर दे रहे हैं। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? तो सिर्फ इस तरफ की तरफ जो फोर्स लग रहा है, वही फोर्स एक इसकी वजह से एक फोर्स इधर आएगा, और एक फोर्स इसकी वजह से इधर आएगा, ये भी -Q। तो ये दुगना फोर्स हो जाएगा इस तरफ लगने वाला, और इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा था, इसको हम लोग ने F1 मान लिया। इस तरफ जो फोर्स लग रहा था, उसको उन्होंने F2 मान लिया, तो ये भी F2 हो गया। तो F2 cos 45 इधर लगा, F2 cos 45 भी तो इधर लगेगा, तो 2F cos 45, 2F2 cos 45 इज इक्वल टू F1, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। कोई दिक्कत इसमें? हम्म? तो अब हम लोग ने सीधे वैल्यू रख दी, 2 इंटू 1/4π0, स्मॉल q
कैपिटल क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी वो है हम लोगों की डी स्क्वायर। ये वाली दूरी हम लोगों ने डी मान लिया। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, 1/4πε0, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा, डबल क्यू था, और अब की बात दूरी जो है ये वाली दूरी हो जाएगी डायगोनल, तो d√2 हो गई। तो d√2 हो गई, तो d√2 का स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर इंटू इंटू 2। क्लियर? तो 1/4πε0 कट गया, एक कैपिटल क्यू कट गया, डी स्क्वायर कट गया, एक 2 ये बचा है, तो क्यू बराबर हम लोग का कितना बच गया, इधर क्यू है, एक 2 नीचे आ गया, एक 2 ऑलरेडी है। उन्होंने cos 45 नहीं लिखा ना। 1/√2 भी हो गया। तो ये वाला √2 ऊपर चला गया और ये वाला 2 नीचे चला आया। ठीक, यहां तो बात समझ में आ गई। क्यू बराबर इतना आया, हम लोग को निकालना क्या है, व्हाट इज द क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। व्हाट इज द क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल, हम लोग को क्यू निकालना है। तो क्यू बराबर हम लोग का हो जाएगा 4q बाई √2। √2 कैंसिल हो गया, तो 2√2q। और ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू जो थे वो दोनों अपोजिट साइन के थे। ठीक, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। क्यू जो है, अगर क्यू के टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो इसका अपोजिट होगा। तो क्यू बराबर -2√2। बात समझिएगा, हम क्वेश्चन लगातार पढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर एनी वैल्यू ऑफ क्यू दैट मेक द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच ऑफ द 4 पार्टिकल्स जीरो। तो इसके ऊपर तो जीरो हो गया, इसके ऊपर भी जीरो हो जाएगा। अब देखना है क्यू के ऊपर फोर्स जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये क्यू की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू पर ये चीज जीरो होगी। इस क्यू के ऊपर हम लोग देखते हैं कि क्या ये जीरो हो सकता है। इस क्यू पे जीरो होने के लिए यही वैल्यू चाहिए थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग को जो एक फोर्स इधर से लगेगा, दो फोर्स इधर से लगेंगे। हम्म तो ये वाला फोर्स हम लोगों का जो लगेगा ये इधर लगेगा, ये वाला फोर्स हम लोगों का इधर लगेगा इसके ऊपर, और ये वाला फोर्स हम लोगों का इधर लगेगा। तो ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई d√2, मतलब 2d²। फिर वही cos 45 का सारा लग जाएगा, फिर दुगना लग जाएगा। ठीक, तो फिर वही वैल्यू हम लोग की आ जाएगी, अब कि वो उल्टे टर्म्स में आएगी। वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यू जो है 2√2 टाइम्स है क्यू का, कैपिटल क्यू जो है वो स्मॉल क्यू का 2√2 टाइम है। और अब की अगर हम लोग स्मॉल क्यू पे अगर फोर्स अगर हम लोग रखें, अगर हम लोग जीरो करना चाहेंगे, तो क्यू बराबर -2√2 कैपिटल क्यू आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा, दोनों थोड़ी अलग अलग बड़े हो जाएंगे। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से बड़ा है, लेकिन यहां पे हम लोगों का स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से बड़ा आएगा अगर हम लोगों को इस क्यू पर भी फोर्स जीरो करना पड़ेगा। तो ठीक, तो देयर इज नो वैल्यू विच सेटिस्फाई कि इन चारों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो।
कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आएगी? चारों पे जीरो क्यों नहीं होगा? स्मॉल क्यू बड़ा है, तो जहां भी जीरो होना है वहां पे वो फुल बड़ा हो जाएगा। ये two tiny conducting balls of identical mass m and identical charge q hang from non-conducting threads of length l, ये l दिया हुआ है। Assume that theta is so small that tan theta can be replaced by approximately equal sin theta, so that x बराबर this gives the equilibrium separation x of the ball if l बराबर this, m बराबर this, g मालूम ही है, 1/4 मालूम ही है, x बराबर दिस, व्हाट इज क्यू, तो वो तो कैलकुलेशन तो अलग चीज है पार्ट 2 में। सवाल है कि इस बार देख करके आपको अटेम्प्ट करना भी है कि नहीं करना है। ठीक? जब भी इस तरह के बड़े सवाल होते हैं जो बहुत अजीब से लग रहे हैं, वो हमेशा बहुत इजी होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। देख के आदमी डर तो इसमें बहुत लग रहा है कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल चार्जेस है, हम लोग इसके ऊपर हम लोग फोर्स हम लोग देखते हैं कैसे कैसे लगेगा। ये दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा। ठीक, और ये है, ये थीटा, ये इक्विलिब्रियम में है, एक फोर्स mg नीचे लग रहा है, हम्म, एक फोर्स mg नीचे लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स हम लोगों का इस तरफ लग रहा है, हम्म, यही फोर्स हम लोग का टेंशन में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब इस फोर्स पे हम लोग टेंशन, हम लोग टी अगर हम लोग मान ले, अगर हम लोग, हम्म, तो टी अगर हम लोग मान लेते हैं, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? अगर हम लोग का ये एंगल थीटा है, इसको आप लाइन अगर हम लोग सीधी लाइन अगर हम लोग खींच देते हैं, तो ये एंगल कितना होगा? एक लाइन आई है, ऐसे है ऐसे है, एक ये भी पैरेलल है, यही तो है, यही तो है, तो दो पैरेलल लाइनें हो गई हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी, करस्पॉन्डिंग एंगल भी थीटा होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो इधर के फोर्स लग जाएगा टी कॉस थीटा, इधर का फोर्स लगेगा टी साइन थीटा। ठीक, तो हम लोग को मालूम, अब हम लोग को क्या मालूम हो गया? एम जी फोर्स नीचे लग रहा है, हम्म, ये फोर्स इस फोर्स से बैलेंस होगा, ये फोर्स किसके बराबर है? टी कॉस थीटा के। कोई दिक्कत? हम्म, तो टी तो हम लोग को मिल गया थीटा के टर्म्स में। ठीक, अब ये लोग देखते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो ये वाला फोर्स लग रहा है, ये इधर रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, पोटेंशियल टी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, हम्म, ये दोनों फोर्स भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो टी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, टी को हम लोग रिप्लेस कर दें, टी को हम लोग किससे रिप्लेस कर दें? एम जी बाई कॉस थीटा से, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा मिलकर हम लोग का टेन थीटा हो गया, हम्म, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आप लोग को दिखाई ही पड़ रहा है। ये वाली चीज एक्स है, तो उसकी आधी हम लोग अभी हाफ ऑफ द एंगल ले रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, तो ये वाली दूरी x/2 हो गई थीटा में, और ये वाली दूरी l हो गई, लगभग बराबर ही था। इन्होंने कहा कि tan थीटा को आप साइन थीटा भी मान सकते हैं। ठीक? तो ये दिया हुआ था, तो mg साइन थीटा हो गया, ये बराबर, ये सेम चीज आ गई। और साइन थीटा बराबर आपका कितना हो गया, x/2। नहीं, हाँ ठीक तो है, कहाँ पे, नहीं रुक जाओ, ये हम लोग ने टी की जगह हम लोग ने क्या रखा, mg/cos थीटा। mg, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है। 2l आया ना बेटा, भाई ये ट्रायंगल आपका बन रहा है ना, ये l है, ये x/2, ये थीटा है, ये पूरा x इधर था, ये भी थीटा, तो x/2 इधर हो गया था। ठीक है। हम्म, अब ये x आपका कूद के इधर आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये वाला x इधर आ गया तो ये क्यूब बन गया, x³ इधर चला गया, तो x³ बराबर कितना आपका हो गया, अच्छा ये दो इससे कट गया, तो कितना हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 2πε0 इंटू 1/mg, और l ऊपर आ गया, और यही आपको चाहिए था, क्यू स्क्वायर l 2πε0mg टू दी पावर 1/3, टू दी पावर 1/3 क्यूब है। एक बात को और भी याद रखिएगा, जब भी पावर 1/3 आ रही है, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आप लोग ने एनसीईआरटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइपोल मूवमेंट वगैरह, जब भी क्यूब आ रहा है, इसका मतलब कि कॉस थीटा का साइन थीटा का फैक्टर आएगा, तभी वो चीज क्यूब में कन्वर्ट हो रही है। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा एक्स कहां से लाएंगे, जबकि हर चीज स्क्वायर में चल रही थी डिस्टेंसेस। तो ये क्लू होता है कि अगर क्यूब में अगर बात अगर हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई सेंटर बन रहा होगा। बाकी कैलकुलेशन था वो आप लोग कर लेंगे कि हम करते कैलकुलेशन भी। हम्म, हाँ बस सिर्फ सिर्फ पुट कर देना। तो अब रेसनिंग कर रहे हैं तो कुछ तो कैलकुलेशन अपने आप कर लेना चाहिए, या कहीं तो करें उसको भी। हम्म, कुछ लोग कह रहे हैं छोड़ दीजिए, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। एक्स बराबर क्यू, क्यू कितना दिया है, ये क्यू ही निकालना है आपको। हाँ, क्यू ही निकालना है ना, x³ इंटू 2πε0 इंटू mg बाई l, यही है। हम्म, बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल क्यू। एक्स बराबर कितना आपको दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻⁻² का क्यूब, और ये 4πε0 को हम 2πε0 को हम लोग 4πε0 हम लोग बना लेते हैं। ठीक, तो ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁹9 अपॉन में, क्योंकि 1/4πε0 होता था 9 इंटू 10⁹9, तो 4πε0 1/9 इंटू 10⁹9 हो जाएगा इंटू एम दिया है 10 ग्राम, मतलब 10 इंटू 10⁻³ इंटू जी को हम लोग m बराबर 10g ले लिया इन्होंने सीधे, m बराबर 10 ग्राम, अच्छा 10 ग्राम ही लिया है, ग्राम है हाँ। तो 10 इंटू 10⁻³ जी हम लोग 10 ले लेते हैं। क्लियर? ये m हो गया ना बेटा, तो सही है हाँ। तो अब हम लोग के पास क्या क्या बच गया, हम लोग पहले पावर हम लोग देख लें। ये 5³ है अपॉन 2 इंटू 1/3, पावर हम लोग इकट्ठी कर लें। ये 6 हो गया, नीचे आएगा ना 1/4πε0 इक्वल टू 9, 9 इंटू 10⁹9, तो 2πε0 अगर दिया है तो ऊपर नीचे 4 बना के नीचे कर लिया। 1 बाई क्या 1/3 कहाँ से आ गया, 1/9 है ना ये, 1/9, 5³ 9। अच्छा अब 10 की पावर हम इकट्ठा कर रहे हैं, 3 दूनी 6 और ये 2 हो गई, ठीक, तो 6 2 8, एक गई 7, तो 9 और 7 16, 10⁻⁻16, ये बराबर है Q²। तो Q बराबर कितना आपका हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये है 5/3 इंटू 10⁻⁻8 अंडर रूट में हम लोग का आ गया 5/2। क्लियर? तो 5/2 कितना होगा 2.5, ठीक, इसको आप 2.25 मान लीजिए तो आपका आराम हो जाएगा, या 2.5 भी मान लीजिए तो आपका ये 1.6 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है, तो आपका कितना आ गया ये 5/3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1.6, ये 3 से कट गया, 3 5 15 हो गया, तो 5 5 जा 25, 2.5 इंटू 10⁻⁻8 या 0.25 नैनो कूलाम। हाँ क्या बोल रहे हैं, एल नहीं आया, 120 सेंटीमीटर एल आया ही नहीं। उफ, हाँ तो अब बताइए क्या करा जाए, एल कहाँ में आना था, एल एल नीचे आना है ना, एल यहाँ पे आना है और अंडर रूट भी होना है, तो हम लोग आया है 2.5 इंटू 10⁻⁻8 और ये 120 सेंटीमीटर है, तो 1.2 मीटर हो गया। तो 1.2 मीटर को जब हम लोग ने उसका स्क्वायर रूट लिया तो 1.1 आया। क्लियर? और जब किया तो हम लोग ने 2 लगभग कोई उतना ही आ गया 1. क्लियर बेटा? देखिए अगर ऐसा हुआ कभी रिवाइज कर रहे हैं तो बजाय हाथ पैर फूल जाने के, आप लोग के पास एग्जाम में टाइम कम रहेगा, तो हल्का सा दिमाग का इस्तेमाल करें, बहुत कूल रहिए। दो बातों को याद रखिए कि अंदर घुसने के पहले ही सारा जितनी ताकत लगानी है अभी लगा दीजिए, एग्जाम के पहले मत पढ़िएगा। जितना पढ़ना हो जैसे एग्जाम में पढ़ते हैं वैसे अभी पढ़ लीजिए आप लोग। एग्जाम से एक दिन पहले कूल रहिए, एग्जाम में भी कूल रहिए। होना जमाना सब ईश्वर के हाथ में होता है। आप लोग गीता उता पढ़ते हैं, तैयारी अच्छी है हो जाएगा, तैयारी नहीं अच्छी है तो बाद में लास्ट टाइम के एफर्ट करके भी कुछ नहीं होगा।
कूल रहेंगे तो हो जाएगा। ये हो गया आप लोगों का। तो आप लोग मान लीजिए आप लोग एग्जाम आ गए, उसके हिसाब से आप लोग पढ़ाई शुरू करिए। जो भी आप लोग को लास्ट टाइम पे करते हैं वो आप अभी से शुरू कर दीजिए। कब है एग्जाम आप लोग का? कब है तुम्हारा? कब है? 4? हाँ तो बस एक एक महीना को भाई, एक महीना मान के चलो तुम, और सब बंद कर दो सारी चीजें हर तरह का। ये एक दूसरा सवाल, पार्टिकल 1 of charge plus 4d is above a floor by distance this, and particle 2 of charge this is on the floor at distance d2 बराबर this horizontally from particle 1. What is the x component of electrostatic force on the particle 2 due to particle 1? What is the electrostatic force on particle? What is the x component of the electrostatic force on particle 2 due to particle 1? देखिए ये रेस्टिंग में बस ये, हमें तो लगता है कि एग्जाम जो है ये लोग का इंग्लिश का ज्यादा होता है, मैथ्स का कम। मैथ्स कम इन्वॉल्व होती, इंग्लिश ज्यादा इन्वॉल्व होती। ये फोर्स लग रहा है, दोनों के चार्जेस सेम है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ये वाला फोर्स इसको इधर ढकेलेगा। इसके दो कंपोनेंट, एक इधर होगा एक इधर होगा। ठीक। तो ये फोर्स अगर एफ है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये फोर्स आपका एफ कॉस थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इस एंगल थीटा के लिए दिस अपॉन दिस होगा, कॉस थीटा। ये वाली दूरी आपको कितनी दी है? d1 बराबर आपको दिया है 2 मिलीमीटर, और ये दिया है 6 मिलीमीटर। तो ये दूरी कितनी होगी? ये होगी √40 हो जाएगी। 6×36 और 4×40। कोई दिक्कत यहां तक? तो कॉस थीटा बराबर आपका आ गया 2/√40। क्लियर? तो 2 भी कट जाएगा, आपको बेसिकली 1/√10 रह जाएगा। ये कि हम लोग ने क्या निकाल लिया? कॉस थीटा। एफ, अब हम लोग को एफ कॉस थीटा निकालना है। तो एफ हम लोग कैसे निकालेंगे? आप लोग को मालूम है दो के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, 1/4πε0 इंटू चार्जेस कितने हैं? 4e और 6e, यही है ना? 24e²। डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई थी? √40 थी, तो वो 40 हो गई। इसका एस कंपोनेंट कॉस थीटा 1/√10 हो गया। इतना ही तो करना है। वैल्यू तो भी आपको इसकी भी रखनी है। जब ये हो जाएगा तो ये क्यों नहीं होगा? तो 9 इंटू 10⁹ इंटू 24 इंटू 1.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू 1/√10 होल अपॉन 40। ठीक। ये 1/√10 भी नीचे ही आ जाएगा, यहां मत रखिए, यहां लिख लीजिए। √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने के बाद में, पहले तो हम लोग देखें क्या क्या कट रहा है। 4×24। ठीक। तो 9, ये 1.6 है, ये 9×6 = 54 हो गया। हम्म 1.6 कितना है? 54 का कितना? 9×6 = 54, और 1.6 का 2.56, 1.5 गुना नहीं 2.5 गुना। हम्म। और पावर पे ध्यान देते हैं हम लोग, और नीचे कितना है? 10/√10 है ना, 10 × 3.16 है।
ठीक। और ऊपर कितनी पावर हो रह गई है अब? 19 दूना 38, 38 में से 9 गए, 19 टू द 38, 38 माइनस 9 कितना होगा? 9। 38 माइनस 9 कितना होगा? ये -29, सीधे 10 घटा के एक जोड़ो। ठीक। अब कितना हो बचा ये? एक 10 ये भी निकल गया, तो ये हो गया 30 हो गया। ठीक। अब इसका क्या किया जाए? इसका क्या किया जाए? हाँ, इसी का। 17 51 कर दिया आपने। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 17 का 2.5 गुना करना है। 17 दूनी 34, और उसमें 34 में आप 8 और जोड़ दीजिए। 8 दूनी 16, 34 और 8 42। न्यूटन। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एक्स एक्सिस पे हैं। पार्टिकल 1 एंड 2 आर फिक्स्ड in place. Particle 3 is free to move. Particle 3 is free to move, but the net electrostatic force on it from particle 1 and 2 happens to be 0. So particle 1 and 2 are fixed. Particle 3 is free to move, but the net electrostatic force on it. अब ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारी डिस्टेंसेस बराबर हैं, डी डी है दोनों। ये 1 2 3, इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 है। तो इसका मतलब कि एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस, अगर ये Q1 है तो ये माइनस Q2 होगा। और इसके ऊपर यहाँ पे अगर हम लोग प्लस 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 हम लोग ले लेते हैं, Q3 ले लेते हैं, तो Q1 Q3 के बीच में लगने वाला फोर्स इस तरफ है और इधर वाला फोर्स इधर है। इसको अगर जरा सा हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग देख रहे हैं, इसको अगर जरा सा हम लोग इधर हम लोग फिक्स, इधर हम लोग हटाएंगे हम लोग, तो ये इसको अपनी तरफ और ज़्यादा कर लेगा। हम्म। यही तो है ना। और ये फोर्स अपनी तरफ ज़्यादा। हाँ। तो अगर हम लोग जरा सा हम लोग रिप्लेस करेंगे, इस तरफ रिप्लेस करेंगे, तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये इधर आएगा। और इसकी तरफ से भी फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा, उधर आएगा। चलिए, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 इज टू Q2? कैसे करेंगे हम लोग? पहले F1 निकाल लेते हैं। 1/4πε0 Q1 Q3 बाई Q1 Q3 बाई 2D का स्क्वायर इजकल टू 1/4πε0 Q2 Q2 Q3 अपॉन डी स्क्वायर। यही है। हम्म। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर।
तो 4 टाइम्स हो गया विद अपोजिट साइंस। Figure shows 4 identical conducting spheres that are actually well separated from one another. Sphere W with an initial charge of 0 is touched to sphere A, and when they are separated, next sphere W is touched to sphere B with an initial charge of -32e, and then they are separated. Finally, sphere W is touched to sphere C with an initial charge of 48e, and then they are separated. The final charge on sphere W is 18e. What was the initial charge on sphere A? बहुत इजी सा सवाल था ये, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के लिए कि जब भी दो चीजें मिलाई जाएंगी तो दोनों के ऊपर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस इसलिए इस सवाल को हम लोग ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। बहुत ढेर सारे सवाल थे, तो कुछ सवाल हम लोगों को उसमें से सिलेक्ट करने थे, तो जो हमको इम्पोर्टेंट लगे कि जो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे वो हम लोग ने यूज कर लिए थे। तो W के ऊपर हम लोग, A के ऊपर हम लोग इनिशियल चार्ज हम लोग x मान लेते हैं, तो W के ऊपर चार्ज आ गया x/2, x से मिलाया गया तो x/2 आ गया। ये x चार्ज जो है वो स्फीयर A पर है, भूलिएगा मत। और फिर उसके बाद हम लोगों ने B के ऊपर इनिशियल चार्ज था -32e, तो -32 इसके चूंकि इधर भी हर एक में ई है, तो ई हम लोग कॉमन मान लेते हैं कि सब में ई है। ये इस पे ऊपर चार्ज जो है वो एक्स ई है ए पर, ठीक। ए पर चार्ज जो है वो एक्स ई है, तो ई सब में कॉमन है, तो कुल इतना चार्ज हो गया। तो अब इसके ऊपर इतना चार्ज रह गया डब्ल्यू के ऊपर। फिर उसके बाद इसको हम लोग ने स्फीयर सी से हम लोग ने अटैच किया, इसके ऊपर 48 ई था, फिर ई कॉमन ले लिया हम लोगों ने, सब में ई सब में है, तो 48 ले लिया हम लोगों ने, कुल इतना चार्ज हो गया। फिर इसका भी आधा हुआ जो अब डब्ल्यू के ऊपर है, तो वो हम लोग का है 18 ई है, ई सब में कॉमन है, तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 36 हो गया। तो ये हम लोग कैंसिल कर लेते हैं और इसको हम लोग इंटू 2 इक्वल टू 36 कर लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? 48 हम लोग उधर ले जाते हैं, तो कितना हो गया, x/2 -32 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 36 - 48, कितना हो गया, -12। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये दो उधर फिर मल्टीप्लाई हो गया, तो x/2 -32 इज इक्वल टू -24, फिर उधर +32 हो गया, तो x/2 इज इक्वल टू -24 + 32 इज इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना हो गया, 12e। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं कैलकुलेशन में? ई में ही है, फिगर ही नहीं है इसमें। In figure 21-28, particle 1 of charge plus q and particle 2 of charge plus 4q are held at separation L बराबर 9 सेंटीमीटर। फिगर 21-22, ये कौन सा एडिशन है ये? जस्टिक एडिशन में देखो कोई फिगर दिया है 21, particle 1 of charge plus q, particle 2 of charge are held at separation L बराबर this। On an x-axis, if the particle 3 of charge plus q3 is to be located such that the three particles remain in place when released, what must be the x and y coordinate of particle 3 and the ratio q3/q? अब एक चार्ज है q है, दूसरा 4q है, ये दोनों x एक्सिस पे है।
उनके बीच का सेपरेशन दिया है 9 सेंटीमीटर। पार्टिकल 3 जो है वो लोकेटेड है सच दैट द 3 पार्टिकल रिमेन इन प्लेस व्हेन रिलीज्ड। तो जब छोड़े जाते हैं तो सब उसी में रहे। व्हाट इज द एक्स एंड वाई कॉर्ड। अब देखें हम लोग इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, फिगर नहीं, हम चले बिना फिगर के हम लोग सवाल करते हैं। 4Q इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगना चाहिए, और तो कोई रास्ता है नहीं। और उसी तरीके से ये इसके ऊपर एक फोर्स इधर लगाएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। इसका मतलब वो पार्टिकल यहीं कहीं बीच में होना चाहिए, और वो भी अपोजिट साइड का। हम्म Q3 हम लोग मान लेते हैं अपोजिट साइन का कोई एक पार्टिकल है। तो अब हम लोग अब देखते हैं हम लोग कितना कितना फोर्स लग रहा है। तो ये पार्टिकल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यही दिया है 1 2 3। तो 1 पे 2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1/4πε0 Q इंटू 4Q। बीच की डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q3 Q इंटू Q3, और बीच की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि x²। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। हम्म और इतना ही फोर्स उधर भी लग रहा होगा पार्टिकल 2 पर, Q1 की वजह से भी यही फोर्स लगना है। सेम फोर्स लगेगा, और 2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो जो Q3 पे जो जो Q3 Q2 पे लगा रहा है उससे वो बैलेंस भी होना है। तो वो कितना, तो ये दोनों फोर्स ही बराबर हुए, 1/4πε0 4Q इंटू Q3 बाई 9 माइनस एक्स। ये 9 सेंटीमीटर था, तो ये 9 इंटू एक्स इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। ये हम लोग ये फिगर हम लोग दोबारा लिख लेते हैं। ये x जो हम लोग ने x दूरी जो ली हुई है, ये बेसिकली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दूरी हम लोग की कितनी है, x इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। x भी सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, ये हम लोग दोबारा हम लोग लिख लेते हैं अलग से, की जगह यहाँ पे कुछ कम लग रही थी। इज इक्वल टू 1/4πε0 4Q इंटू Q3 बाई 9 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे हम लोग को, जब तक हम लोग को s की वैल्यू नहीं मालूम होगी, हम लोग को Q1 Q3 का बीच का रेशियो नहीं मालूम होगा, और s की वैल्यू मालूम करने के लिए हम लोग को इन दोनों की हेल्प लेंगे हम लोग। ठीक, तो 1/4πε0 कट जाएगा, Q3 कट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, इसको हम लोग अब हटा देते हैं। ये दोनों कट जाएगा, Q3 कट जाएगा, इधर बच जाएगा 1/x इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ बच जाएगा 4/9 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। क्लियर, तो 10⁻⁻² का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका बच गया 1/x² इज इक्वल टू 4/9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
क्लियर? अब कितना बच गया ये, कितना, 1/x इक्वल टू 2/9 माइनस एक्स। तो 9 माइनस एक्स बराबर 2x, उधर चला गया, तो 9 बराबर 3x, x बराबर 3 सेंटीमीटर, x बराबर 3 सेंटीमीटर आपका आ गया। आ गया यहां से 9 माइनस एक्स बराबर 2x, एक उधर x उधर चला गया, तो 9 बराबर 3x, x बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ये x बराबर 3 यहां पे लाके रख दिया अपने Q1 Q3 के रेशियो के लिए। ये दोनों कैंसिल हो गए, Q इस Q से कैंसिल हो गया, 10⁻⁻² भी कैंसिल हो गया। अब कितना बचा आपका, 4Q बाई 9 स्क्वायर इज इक्वल टू Q3 बाई 3 का स्क्वायर। ठीक, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, तो Q3/Q निकालना है आपको, Q उधर चला गया, तो 4/9 आ गया। ठीक, क्लियर? सारे सवाल हम लोग फंडामेंटली सिर्फ फोर्सेस पे से ही हम लोग सारे सवाल निकाल रहे हैं, और गुलाम फोर्स पे ही सारे सवाल थे, लेकिन वेक्टर वगैरह का और डायरेक्शंस का हम थोड़ा सा ध्यान रखे हुए हैं, कुछ और नहीं है। ये इन क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट सीजियम क्लोराइड, cesium ions form the 8 corners of a cube and the chlorine ion is at the cube center. Cesium ion सब पॉजिटिव है, क्लोरीन आयन नेगेटिव है। The edge length of the cube is 4 nanometer, 0.4 nanometer. The cesium ions are each deficient by 1 electron and thus has a charge of plus E. And the chlorine ion has 1 excess electron and thus has a charge of minus E. What is the magnitude of the net electrostatic force exerted on the chlorine ion by the 8 cesium ions at the corners of the cube? पहले हम लोग इस पे देखें। क्यूब है, 8 कॉर्नर पे एटम्स हैं, जो एटम्स हैं वो सब पॉजिटिव हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन के, तो प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, चार ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, बीच में है, क्यूब बना हुआ है। तो क्यूब की एक डिस्टेंस है, सब डायगोनली है, क्लोरीन आयन बीचों बीच में है, ये निगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव जो है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और उसके डायगोनली अपोजिट जो है उस पर भी यही फोर्स लगेगा अट्रैक्टिव, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उसी तरीके से ये दोनों इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो अब जैसे ये है 1 2 3 4 है, तो ये वाला इससे कैंसिल हुआ, ये वाला इससे कैंसिल हुआ, ये वाला इससे कैंसिल हुआ, और ये वाला इससे कैंसिल हुआ, तो चारों कैंसिल हो गए, 8वां फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हुआ, 0 हुआ। तो सवाल तो बहुत भयानक सा था, लेकिन आपका सवाल 1 मिनट में हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, if one of the cesium ion is missing, the crystal is said to have a defect. What is the magnitude of the net electrostatic force exerted on the chlorine ion by the 7 remaining cesium ion? 7 में से जो 6 हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही की वजह से बचेगा। ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही की वजह से बचेगा, वही वाला फोर्स लगेगा, तो जो बचेगा एक की वजह से कितना बचेगा, 1/4πε0 ई स्क्वायर, और डी कितना है, डी कितना है, एच लेंथ है 0.4 नैनोमीटर है, तो क्यूब में डायगोनल लेंथ कितनी होती है, d√3, स्क्वायर में d√2 होती है, डायगोनली क्यूब में d√3 होगी ना, ये ऐसे ऐसे,
क्योंकि ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी डी रूट टी हो जाएगी प्लेन पे। ये डी है, ये डी है, ये डी है, ये डी है, तो ये लेंथ आपकी डी रूट टी हो गई। और उसके बाद 90 डिग्री पे ये डी मिल रही है, जब ये मिलाएंगे तो ये डी रूट थ्री हो जाएगी। डी रूट टू का स्क्वायर 2d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर रूट लेंगे डी रूट थ्री, तो डी रूट थ्री के आधी दूरी पर है डी रूट थ्री बाई टू, तो डी कितना है 0.4 नैनोमीटर। 0.4 इंटू 10⁻⁻⁹ डी रूट थ्री बाई टू का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻38। 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 3/4। ठीक, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 इधर 0.4 बन गया। ठीक, ये 18 है, ये 38 है, कितना बचा 20 बचा, 20 में से 9 गया 11 बचा, तो कितना हो गया 9 इंटू 0.4 इंटू 1.6 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻11। ये 3 ऐसे भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया ये 4 3 12, 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻11, तो 16 इंटू 11, 16 इंटू 12 कितना होगा 192। 16 दम पे 160 और 16 दूनी 32, 192। 1.92 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। ये लास्ट है, ये आप लोग को होमवर्क पे देते। इसको हम आप लोग को होमवर्क में दे देते हैं। ठीक, और नहीं होगा तो कल आप लोग को सिर्फ इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन दे देंगे, और सिर्फ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे, और अगले चैप्टर की आप लोग को कल हम लोग थ्योरी पे बातचीत कर लेंगे। इसमें हम लोग का आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड।